और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से आ रही है ये बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर जमीन घपला मामले में एक और अहम इंकशाफ हुआ है। जम्मू में पीडीपी का दफ्तर भी जंगलात की जमीन पर तामीर किया गया। आपको बताएं कि 3 कनाल जमीन पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा किया गया। मुतनाज़ा लीडर राशिद खान ने दफ्तर की पहली मंजिल पर बनाया अपना बसेरा। मुफ्ती सईद की क़यादत वाली हुकूमत के दौर में हुआ जमीन पर कब्जा। यहां तक कि रोशनी एक्ट का भी सहारा नहीं लिया गया। साफ तौर पर जमीन की लूट खसोट। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर। लगातार इस अहम मामले पर हमारी नजर बनी हुई है, हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। और अब जम्मू में पीडीपी का दफ्तर भी जंगलात की जमीन पर तामीर किया गया। ये भी अहम इंकशाफ हुआ है। और चलिए हम एक बार फिर से बात करेंगे न्यूज़ 18 नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर ब्रिजेश कुमार सिंह जी से। ब्रिजेश जी, एक बार फिर से अहम नाम पीडीपी भी, यानी खानदानी विरासत की सियासत ने जम्मू कश्मीर को तबाह बर्बाद करके रख दिया। इसकी एक ये अहम मिसाल। जी हाँ, है ना। और खासतौर पर अगर आप देखें तो जम्मू के ठीक बाहर का जो सुनजवान इलाका है वो तो लगता ऐसा है मानो जो है इलीगल ढंग से सरकारी जमीन और फॉरेस्ट की जमीन पर कब्जा करने का अड्डा मानो बन गया है। आप ध्यान रखें कि कल हमने जब खुलासा किया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेयरपर्सन और जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला ने किस तरीके से वहां 7 कनाल जमीन पर जो है कब्जा करके अपने घर का निर्माण कर लिया, पैलेशियल हाउस बना लिया। यही नहीं, उनकी पार्टी के कई नेताओं ने भी उसी इलाके में जो है सो जमीन को इलीगली कब्जा किया। उसी इलाके में जो सो महबूबा मुफ्ती, जो कि अभी पीडीपी की चेयरपर्सन है, उनके पार्टी ने भी अपना दफ्तर बना लिया। वो भी तब जबकि उनके पिता मुफ्ती साहब की सरकार होती थी जम्मू कश्मीर में। और खास बात याद रखें कि यह कोई जो है सो सिर्फ पार्टी कब्जा नहीं कर रही है, यहाँ तक कि पीडीपी से जुड़े हुए कई प्रमुख जो नेता हैं उन्होंने भी इस तरह की हरकतें की है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह सीधा सीधा जो है कब्जा है, इलीगल ऑक्यूपेशन है। इसके लिए किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट्स या किसी भी किस्म के कानून का सहारा नहीं लिया गया। यहां तक कि रोशनी एक्ट का भी इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि सीधे सीधे आपने जमीन ही कब्जा कर ली। इसी तरह का मसला जो है सो मैं बताऊं, एक और नाम जो है पीडीपी से ही जुड़ा हुआ, चौधरी तालिब हुसैन का। चौधरी तालिब हुसैन को पिछले साल ही महबूबा मुफ्ती ने बड़े जोर शोर से पार्टी में शामिल किया था, ये कहते हुए कि वह ट्राइबल राइट्स के लिए लंबी लड़ाई लड़ते हैं, फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन के लिए वो काम करते हैं। लेकिन उन्होंने भी जंगलात की जमीन पर ही कब्जा किया, वो भी बिना किसी आधार के। आप ध्यान रखें कि एक तरफ वो जमीन जो कि अवैध ढंग से कब्जाई गई बिना किसी कानूनी सहारे के, दूसरी तरफ वो जमीन जो कि रोशनी एक्ट का इस्तेमाल करके कब्जाई गई। इसके सिलसिले में मैं एक बड़ा नाम जो है उसको खुलासा करना चाहूंगा। वह जो है नाम है दिलशाद शेख का। दिलशाद शेख, आप ध्यान रखिए कि बीते जमाने के बॉलीवुड के जो बड़े सितारे रहे फिरोज खान और संजय खान, उनकी अपनी बहन है। इन्होंने श्रीनगर के इलाके में 7 कनाल जमीन जो है सो रोशनी एक्ट के तहत जो है सो कब्जा करी। लेकिन जो है सो उसी एक्ट के तहत प्रोविजन है कि आपको कंपनसेशन में, यानी रेगुलराइज करने के लिए जो आपको गवर्नमेंट को अमाउंट पे करनी है, वो अमाउंट जो है इन्होंने नहीं पे की। तो न सिर्फ पॉलिटिशियन बल्कि जो इन्फ्लुएंस जो लोग रखते हैं, जिनके अपने पॉलिटिकल कनेक्शन है, उन्होंने भी जो है बेजा इस्तेमाल किया अपने इन्फ्लुएंस का। और इस तरीके से जो है जमीन की बंदरबाट हुई, लूट हुई, जिसका खुलासा हम लोग लगातार पिछले 2 दिन से कर रहे हैं। और वो जो लूट है वो 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बन चुकी है। ना जी ब्रिजेश जी, एनसी के लीडर असलम मट्टू का भी नाम आ रहा है। और सबसे अहम बात ये, एक और बेहद अहम नाम, जो साबिक सीएम है बख्शी गुलाम के खानदान के एक फर्द ने भी, यानी कुर्सी पर विराजमान रहते हुए जिस की हिफाजत आपको करना थी, वहां आपने अपने खजाने भरे। हिना कह सकते हैं ना, ये जो कहावत कहते हैं ना कि हमाम में सब नंगे हैं। आप ध्यान रखें कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी ऐसी पार्टी नहीं, अगर हम मेनलाइन पार्टीज की वहां पर बात कर लें, जो तीनों प्रोमिनेंट फोर्सेज वहां पर रही हैं, चाहे हम एनसी की बात करें जो कि शेख अब्दुल्ला के जमाने से जो है जम्मू कश्मीर की बड़ी डोमिनेंट फोर्स रही है, उनके नाम से वो पार्टी जानी जाती रही है। उसके बाद से उनके खानदान से उनके पहले बेटे और फिर उनके ग्रैंडसन, इन दोनों ने लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में शासन किया, चीफ मिनिस्टर रहे। इन्होंने और इनकी पार्टी ने, इन पार्टी से जुड़े नेताओं ने बड़े पैमाने पर जमीन जो है सो कब्जा करी।
वही हाल जो सो आप ध्यान रखें पीडीपी का रहा। वो पीडीपी जो कि एक अल्टरनेट फोर्स के तौर पे आई थी जब मुफ्ती मोहम्मद सईद ने उसको एस्टेब्लिश किया था। जी जी यही हाल कांग्रेस का रहा, जो कि जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर जो सो नेशनल पार्टीज का पहला जो है एक तरह से कह सकते हैं कि मजबूत रिप्रेजेंटेशन था। कांग्रेस के नेताओं ने भी जो है सो उसका इस्तेमाल किया, यहां तक कि जब वहां पर गुलाम नबी आजाद की गवर्नमेंट थी उनकी अगुवाई वाली, उस समय भी कई सारे कांग्रेस लीडर्स ने बड़े पैमाने पर रोशनी एक्ट या बिना रोशनी एक्ट के भी जमीन कब्जा की। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जेएंडके हाईकोर्ट जिसने कि पिछले महीने ही ऑर्डर किया, इस तरह की जो बंदरबाट है, इस तरह की जो जमीन की लूट है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीबीआई को, साथ में जो उसने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा, जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, कि आप इस तरह के रिकॉर्ड्स को सामने रखें और जो सो लोगों के सामने इसको साफ करें कि किसने क्या लूट मचाई है। उसी के हिसाब से जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके तहत जो है ये सारे के सारे नाम एक एक करके बाहर आ रहे हैं। आप ध्यान रखें कि जब ये आरोप लग रहे हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है इन तीनों में से जो कि डॉक्यूमेंट्स लेकर आई है इसको। जी ब्रजेश जी, डॉक्यूमेंट्स इस बात के जो कि ये साबित करते हैं कि हमारे पास इलीगल कब्जा नहीं है बल्कि इलीगल है। मजे की बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, लेकिन पॉलिटिकल वेंडेटा ये नहीं है, बल्कि जो है सो ये लूट है। अगर पॉलिटिकल वेंडेटा है तो फिर इन पार्टियों को चाहिए कि वो जो है डॉक्यूमेंट्स पेश करें कि हाँ जी हमारे पास इस कब्जे के लिए, इस जमीन के लिए वाजिब सबूत हैं, दस्तावेज हैं, हमने ये जमीन खरीदी है, प्रोविजन को हमने मेंटेन किया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो है सो यह कहा जा रहा है कि यह पॉलिटिकल वेंडेटा है और इसके सारे आप गंगा नहाने की कोशिश कर रहे हैं। जी ब्रजेश जी, बिल्कुल सही आपका तज्जिया है। और यहाँ पर एक और अहम बात जो बार बार निकलकर सामने आ रही है, तमाम ब्यूरोक्रेट्स, तमाम बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके नाम हैं, जिन्होंने वहां पर जायदादें खड़ी की हैं, तमाम सियासतदां, यानी सभी के नाम इसमें शामिल हैं। अब कम से कम वहां की आवाम को ये सोचना है कि इतने बरसों में जिन तमाम खानदानों ने उन पर राज किया, उन्होंने आखिर उनका क्या हशर किया। देखिए है ना, सबसे अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जो है ये है कि यह किसी एक पॉलिटिकल पार्टी तक सीमित नहीं है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही बात नहीं कर सकते, आप इसमें पीडीपी है, इसमें कांग्रेस है, इन सभी पार्टियों के बड़े बड़े लीडर्स हैं। यही नहीं, इन पार्टियों के करीबी जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने भी जो सो भरपूर फायदा उठाया है। यहाँ तक कि जो ब्यूरोक्रेट जो कि इस राज्य में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखते थे, साथ में साथ उनका एडमिनिस्ट्रेशन में काफी बड़ा से था, उन्होंने भी अपने उस इन्फ्लुएंस को यूज करके जो है सरकारी जमीन, फॉरेस्ट की जमीन पर कब्जा किया। आप ध्यान रखिए कि जिन लोगों के पास ये रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वह गवर्नमेंट रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते, गवर्नमेंट लैंड को प्रोटेक्ट करते, उन लोगों ने उस एक्ट का सहारा लेकर जो है उस जमीन पर कब्जा किया, जिस एक्ट का मकसद ये था कि इससे गरीब लोग जो कि लंबे समय से रह रहे हैं उनको जो है वही रेगुलराइज कर दिया जाए। गरीब को तो कोई जमीन नहीं मिली, लेकिन ये सारे इन्फ्लुएंसर लोग जो हैं या तो उन्होंने खुद कब्जा किया, अपनी पार्टी के नाम पर कब्जा किया, या फिर जो है अपने जो वेलविशर्स हैं उनको उन्होंने बंदरबाट की। लेकिन सबसे हद की बात यह है, आप ध्यान रखिए कि रोशनी एक्ट के भी बेजा इस्तेमाल से भी ज्यादा बड़ा क्राइम ये है। कल हमने देखा कि किस तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने 7 कनाल जमीन, यहां तक कि रोशनी एक्ट का भी सहारा नहीं लिया, सीधे सीधे फॉरेस्ट की जमीन पर कब्जा कर लिया। उसी तरीके से आज जो हमने खुलासा किया कि पीडीपी ने जो है अपना दफ्तर ही बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के, इवन रोशनी एक्ट का भी इस्तेमाल किए बिना सीधे सीधे कब्जा कर लिया। तो यह तो जो है, अगर मान लीजिए जो पार्टियां, जो नेता जो कि राज्य की सियासत में इतने बड़े लेवल तक रहे, जिन्होंने कि जेएंडके की बागडोर लंबे समय तक संभाली, जब तक कि आर्टिकल 370 और फिर उसके बाद से उसका रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हुआ, उसके पहले तक उन लोगों ने ये किया, तो एक तरह से कह सकते हैं जो पब्लिक फेथ, जिस पब्लिक की रहनुमाई करने का ये दावा करते हैं, उस पब्लिक के इंटरेस्ट को चोट करते हुए इन्होंने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम किया, जो कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने है। जी ब्रजेश जी, और ये मामला इतना संगीन है, इसकी सीरियसनेस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साफ तौर पर यह कहा गया है कि जितने भी बड़े बड़े नाम हैं उनको वेबसाइट पर भी डाला जाए। देखिए, जेएंडके हाईकोर्ट का बहुत क्लियर कट डायरेक्शन है सीबीआई को और जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको, कि आप जो है सो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें, आप डॉक्यूमेंट्स को खंगालें और फिर इन सभी लोगों के नाम सीधे सीधे वेबसाइट पर डाले जाएं, ताकि जो है सो लार्जर मास को, जो पब्लिक को ये पता चल सके कि किसने कितनी जमीन की लूट की है। और मैं एक क्लैरिटी ये भी दे दूं कि यह मसला सिर्फ रोशनी एक्ट के तहत जिन लोगों को जमीन अलॉट की गई सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं है। हाईकोर्ट का ऑर्डर ये भी है कि इवन रेवेन्यू लैंड, जो कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भले किसी के नाम पर नहीं चढ़ी हो, लेकिन अगर उस आदमी या उस पार्टी ने उस पर जबरदस्ती का कब्जा जमा के रखा है,
तो ऐसे भी रिकॉर्ड को सामने रखा जाए। इसीलिए आप ध्यान रखें कि कल फारूक अब्दुल्ला जो है ये कह रहे थे कि उन्होंने रोशनी एक्ट का कोई फेवर नहीं लिया है, लेकिन आप ध्यान रखें कि उन्होंने रोशनी एक्ट का फेवर नहीं लिया, लेकिन बिना रोशनी एक्ट के उन्होंने 7 कनाल जमीन कब्जा ली, जो कि उससे भी ज्यादा बड़ा क्राइम है। यही हाल आप कह सकते हैं पीडीपी का है। पीडीपी ये कह सकती है कि उसने रोशनी एक्ट का यूज नहीं किया अपनी पार्टी के दफ्तर के लिए, लेकिन उससे भी बड़ा क्राइम ये है कि उसने रोशनी एक्ट का इस्तेमाल करने की भी जो है जरूरत नहीं समझी और सीधे सीधे फॉरेस्ट की जमीन कब्जा ली, जिसके लिए उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन उसकी बिल्डिंग खड़ी हो गई। तो यह जो है इस तरह के जो क्राइम हुए हैं उसको जो है जांच करने का, उसको लोगों के सामने लाने का, उसमें प्रोसीड करने का जेएंडके हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसी के तहत यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इन तमाम नामों को सामने ला रहा है। साथ में सीबीआई इस तमाम नामों के और तमाम रिविलेशंस के बाद से इस मामले में अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है, ताकि जिन लोगों ने भी इस मामले में गुनाह किए हैं उनको सजा दिलाई जा सके। जी ब्रिजेश जी, एक और बात जानना चाहेंगे कि पार्टी के ऑफिस वहां से खड़े कर दिए और वहां से बड़ी बड़ी बातें की गई। बेहद ये तशवीशनाक बात है कि किस तरह से जो आम लोग हैं उनके हक पर कब्जा जमाया गया। देखिए, जो सबसे अनफॉर्चुनेट कंडीशन है वो यही है कि जब ये एक्ट लाया गया था, रोशनी एक्ट, जिसको कि ऑलरेडी हाई कोर्ट ने नल एंड वाइड कर दिया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है। उस एक्ट को जब लाया गया था तो उसका नाम रोशनी एक्ट इसलिए रखा गया था ताकि ये कहा गया कि लंबे समय से जो गरीब लोगों के पास जो जमीन पड़ी है, जिसको कि अब आप छुड़ा नहीं सकते हो कब्जा, उनको वहां से हटा नहीं सकते, एविक्ट नहीं कर सकते, उससे उनका मार्ग जी हुआ नहीं। रेगुलराइज करने की जगह वो सीधे सीधे वो जमीन जो है इन्फ्लुएंशियल लोगों ने कब्जा कर ली और इस तरीके से जो बंदरबांट कर ली जमीन की। तो रोशनी एक्ट जिससे कि इरादा ये था कि भाई उससे आप बड़े पैमाने पर रेवेन्यू कलेक्ट होगा, 25,000 करोड़ का टारगेट था, वह रेवेन्यू कलेक्ट होने की जगह महज 76 करोड़ रुपए आए। सीएजी की रिपोर्ट में यह बात सामने आई और इस तरीके से इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया, जिससे जब इसकी सुनवाई की हाई कोर्ट ने, तो उसने काफी कड़ी टिप्पणियां की और इस मामले की जांच का आदेश सीबीआई को दिया और लोकल यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को यह कहा कि आप रिकॉर्ड को स्ट्रेट करें। तो जाहिर सी बात है कि यह बहुत बड़ी लूट जो है, वह लूट को जो है सो अब जब पब्लिक के इसके होने का सिलसिला शुरू हो गया है तो फिर बेचैनी है, लेकिन कानून जाहिर है अपना काम करता रहेगा। जी ब्रिजेश जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लगातार इस अहम मामले पर खुलासे जो हैं वो न्यूज़ 18 नेटवर्क पर हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ न्यूज़ 18 नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर ब्रिजेश कुमार सिंह जी, जो कि बता रहे हैं